मैं हूँ यशिका बुरा पवार, आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज का लेक्चर है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम हैलोजन फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं पी ब्लॉक से। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे सीबीएसई के एग्जाम में, वो आज सब इस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। चाहे आपके पास कंप्लीट द रिएक्शंस हो, चाहे रीजनिंग क्वेश्चन हो, चाहे आपके पास स्ट्रक्चर हो, इम्पॉर्टेंट सभी। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना है। चाहे आप कंपटीशन करो तो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले आपके पास इस बार का जो आपके पास सीबीएसई का सिलेबस है वो मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम एटम्स की बात कर रहे हैं कि हैलोजन एटम्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आपके पास होते हैं, जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 आपके पास होती है। कोई वेरिएशन यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी, एक्सेप्शन नहीं है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ बढ़ती चली जाएगी। देखो, मेन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ द फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है सीबीएसई में। इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी आपके पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और आपके पास फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज आपके पास क्या होता है? छोटा होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p5 सबशेल के अंदर है, सेकंड शेल के अंदर आपके पास है 2p सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, छोटा सा साइज इसका है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन किस में है? सेकंड क्वांटम नंबर, सेकंड शेल के अंदर 2p5 के अंदर आपके पास प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है? यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिलेगी, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है 2p सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब छोटा सा साइज है, पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी में ही क्या होने लग गई? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग गई। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या वो इजीली ऐड करना पसंद करेगा? क्या वो इजीली ऐड आपके पास हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी कम नेगेटिव होती है। जबकि अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ, क्लोरीन का साइज क्या होगा? आपके पास बड़ा होगा, वहाँ पर रिपल्शन कम देखने को मिलेगी। हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज आपके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा आपके पास। तो वहाँ पर जो आपके पास एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो ज़्यादा नेगेटिव रहेगी क्लोरीन के केस में। आंसर कैसे लिखोगे अगर आपसे पूछता है व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ द फ्लोरीन? देन यू हैव टू राइट दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन atom that is having high electron density, due to which the greater interelectronic repulsion occur in the compact 2p subshell electrons, and the incoming electron does not feel much attraction. That's why electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? रिडक्शन इजीली कर रहा है, ठीक है। रिडक्शन इजीली करने का मतलब क्या है कि उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? आपके पास ज़्यादा रहेगी। तो रीज़न एक लाइन में आपको लिखना है, बिकॉज दे हैव द हाई इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज़ वाई दे बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, अरेंज द हैलोजेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और उसके बाद आपके पास आयोडीन की होती है। ये सबको ऑर्डर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम नेगेटिव होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे कहता है इसके होने के बावजूद आपके पास फ्लोरीन है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। भाई
देखो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है आपके पास, जिसका रिडक्शन जो इजीली आपके पास कर दे। अब जो रिडक्शन इजीली कर पाएगा, रिडक्शन की वैल्यू इजीली करना किस पे डिपेंड करता है, अगेन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अगर वैल्यू आपके पास ज़्यादा रहेगी तो फटाफट से क्या करेगा, रिडक्शन इजीली करेगा और हम क्या कहेंगे कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिडक्शन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है। ध्यान में रखना, आप नॉर्मल बोल सकते हो साइज छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है आपके पास वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करती है आपके पास, साथ में हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगी, और थर्ड आपके पास किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लेना कम पसंद कर रहा है फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है, और फिर भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो इजीली रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ऊपर हमने बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को इजीली लेना पसंद नहीं करता, और यहाँ हम कह रहे हैं कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी आपके पास, और साथ के साथ किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। और इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ ही लिया है, लेस नेगेटिव आपके पास है। मेन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आपके पास हैं वो हाइड्रेशन एनर्जी है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा सा है, जिसका साइज छोटा होता है वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी आपके पास है फ्लोरीन की, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, एंड इट हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड, दैट इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब क्या है कि जो आपके पास फ्लोरीन बॉन्ड है आपके पास, इसके लिए इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। एनर्जी कम क्यों देनी पड़ती है, हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल के अंदर हैं, तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और रिपेल करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है, फ्लोरीन के बीच में बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर इसकी फ्लोरीन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लो होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होने के बावजूद ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रहेगा सबको, घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखकर एक बार फिर से पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्ट करके पीछे बैक करके वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखो, सजेस्ट अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DCl, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द इक्वेशन। आपको बताना है DCl कैसे बनेगा। आप क्या करोगे, PCl5 के अंदर D2O डाल दोगे आप, तो POCl3 आपके पास बनेगा, साइड में आपके पास DCl है, ये भी आपके पास बन जाएगा, ड्यूटेरियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाई HI इज मोर एसिडिक देन HF। आपको बताना है कि HI ज्यादा एसिडिक होता है HF के कंपैरिजन में। देखो एसिड कौन होता है, जो H पॉजिटिव इजीली दे दे। अब H पॉजिटिव कौन इजी देता है, अगर बॉन्ड वीक होता है। हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मेरे पास आयोडीन लगा हुआ है, अगर H पॉजिटिव इजीली बाहर निकलेगा, कब निकलेगा, जब बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक कब होगा, जब ये बॉन्ड लेंथ आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं HI का केस लेती हूँ, आपको पता है आयोडीन आपके पास है, बड़ा साइज है, ये आपके पास छोटा है। ठीक है, HF है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास कम देखने को मिलती है, कम बॉन्ड लेंथ होती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है।
फ्लोरीन का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ बना है, तो इस केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके पास, तो H पॉजिटिव का निकलना, प्रोटॉन का निकलना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं HF है, लेस एसिडिक है। और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है, ज्यादा है, बॉन्ड वीक है आपके पास, तो H पॉजिटिव क्या होता है, इजीली आपका बाहर निकल जाता है, क्योंकि I नेगेटिव क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। इसीलिए आप कहते हो कि HI है वो ज्यादा एसिडिक आपके पास है HF के कंपैरिजन में। सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में, एक नंबर में आंसर कैसे लिखोगे, वाई HI इज मोर एसिडिक देन HF, ड्यू टू द ग्रेटर साइज या लार्जर साइज ऑफ द आयोडीन, ड्यू टू विच हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड becomes weak and hence breaks easily to give up protons, hence HI is a more acidic than HF। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। अरेंज द ग्रुप 17 एलिमेंट हाइड्राइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता होना चाहिए, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, डाइपोल मोमेंट और थर्मल स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, रिड्यूसिंग करेक्टर है क्योंकि साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड वीक होता है, ठीक है, तो H पॉजिटिव आपका इजीली निकल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, एसिडिक करेक्टर है, नीचे जाने पर वो भी बढ़ता है, रिड्यूसिंग करेक्टर है वो भी आपके पास बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने पे। तो सबसे ज़्यादा HI का, फिर HBr का, HCl का, फिर आपके पास HF का। सेम मैनर में लास्ट आपके पास एसिडिक नेचर है, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, HI आपके पास है उसका ज़्यादा रहेगा, फिर HBr रहेगा, HCl रहेगा, HF रहेगा। सिंपल ऑर्डर है, बस याद होना चाहिए। डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ता है और एसिडिक करेक्टर भी आपका बढ़ता है। अब देखो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग करेक्टर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या कहूँगी, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, है हेलोजेंस के हाइड्राइड्स की कम हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेम डाइपोल मोमेंट है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास उस पर डिपेंड करेगा। तो HI के केस के अंदर क्योंकि आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास है, लेकिन फ्लोरीन के केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपका ज़्यादा डिस्पर्ज रहेगा। जितनी ज़्यादा डिस्पर्जन रहेगी, पोलराइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा पोलराइज होगा बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट आपका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, HF के केस में ज़्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर आपके पास HI। अगला इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका HI का ज़्यादा होगा। उसके बाद साइज छोटा किसका है, ब्रोमीन का, फिर आपके पास क्लोरीन का। याद रखना इस ऑर्डर को, HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा, उसके बाद वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि साइज पर डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा। आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज है, पहले HI का, फिर HBr का, फिर आपके पास क्या होगा, HCl का आपके पास होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ HI इज हायर देन द HCl। अभी अभी हमने बात की है डाइपोल मोमेंट HF का क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, फ्लोरीन आपके पास है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर क्या रहेगा, आपके पास ज़्यादा रहेगा, और प्रोटॉन पर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज डिस्पर्ज होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड पोलर होता है आपके पास। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू द दिस इज बिकॉज HF बॉन्ड इज मोर पोलर देन द HCl बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखो, वाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड। सिर्फ एक ऑक्सो एसिड फ्लोरीन क्यों बनाता है, इसके एनामलस बिहेवियर के कारण, मतलब क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, और कौन सा होता है, HOF आपके पास होता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक हैलोजन अपने ही हैलोजन के साथ
मतलब जैसे अगर मैंने फ्लोरीन आपके पास लिया या फिर मैं आयोडीन की बात करती हूँ, तो आयोडीन अपना आयोडीन छोड़कर बाकी कोई दूसरा हैलोजन है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। आप क्या लिखोगे, हैलोजेंस कंबाइंस विद ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्मिंग कंपाउंड्स ऑफ द टाइप XXN आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। X is always bigger and X dash is smaller atom and X is less negative than the X dash। कहने का मतलब है दोनों सेम नहीं लेना है, दोनों के साइज में वेरिएशन होना चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको होना चाहिए। मतलब दोनों हैलोजन है वो डिफरेंट डिफरेंट वाले होने चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैंने आयोडीन लिया, आयोडीन का कंपाउंड मैंने किसके साथ बनाया, Cl के साथ बनाया, तो ये इंटर हैलोजन है, दोनों हैलोजेंस के बीच में बॉन्ड है। अगर मैंने यहाँ पर Cl और Cl लिखा होता तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, इस डिफरेंस को जरूर पहचानना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले 2-3 जो इंटर हैलोजन से पूछे जाते हैं। व्हाई द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट इन नेचर। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है हैलोजेंस के बीच में बाकियों के कंपैरिजन में, इसीलिए ज्यादा कोवेलेंट नेचर के आपके पास होते हैं। अगला है, व्हाई द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजेंस। हैलोजेंस से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं भाई आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड बनता है इंटर हैलोजेंस के बीच में वो वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड अगर आपके पास बनेगा तो फटाफट से टूट जाएगा आपके पास और क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी और के साथ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज AB बॉन्ड इज वीकर देन द AA एंड BB बॉन्ड। लेकिन ये एक्सेप्शन है, किसको छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आपको वर्डिंग्स में डायरेक्टली जनरलाइज करके पूछ दिया कि इंटर हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव हैं हैलोजेंस के कंपाउंड के कंपैरिजन में। यहाँ आपसे एग्जाम्पल दे के पूछ रहा है कि ICl है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है I2 के कंपैरिजन में, तो आप लिखोगे कि ICl बॉन्ड है वो वीक होता है II के कंपैरिजन में, इसीलिए इजीली ब्रेक हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या लिखोगे, ICl bond is more reactive than I2 because ICl bond is weaker than II bond. Consequently, ICl breaks easily to form halogen atoms which readily brings about the reactions. अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। ClF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। देखो 3 आपके पास वैलेंसी है, कोवैलेंसी है, फ्लोरीन भी शो करता है, क्लोरीन भी शो करता है, तो कोवैलेंसी के बेस पर आप नहीं बताओगे आंसर को। ये कह रहा है कि ClF3 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन FCl3 के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमेशा नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेगा अपने साथ। तो इसका मतलब ये जब भी किसी कंपाउंड के अंदर होगा तो एज अ एनायन आपके पास होगा, कैटायन कभी भी बिहेव नहीं करेगा। अगर आप FCl के अंदर देखोगे, FCl के अंदर हमने F को पॉजिटिव बना रखा है, कैटायन बना रखा है, तो इसका मतलब कैटायन ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। इसीलिए हम कहते हैं FCl3 है एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ClF3 आपके पास एग्जिस्ट करता है। आप आंसर में लिख सकते हो फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देयरफॉर इट कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शो ओनली in -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। And because of bigger size, chlorine can accommodate 3 small fluorine atoms around it, while the fluorine being small cannot accommodate 3 large size of chlorine around it. Next question is, ClF is more stable than IBr.
अब आपको बताना है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है ClF की ज़्यादा होती है IBr के कंपैरिजन में। एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, थर्मल स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका जितना ज़्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। एक साइड में आपके पास ClF का एग्जाम्पल है, दूसरी साइड में आपके पास IBr का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपके पास कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ClF के केस में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी। और आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। आंसर में क्या लिखोगे, दिस इज बिकॉज द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज एज द साइज डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू हैलोजन एटम्स डिक्रीजेज, or the stability of interhalogen compounds increases as the size of central atom increases. Thus, ClF is more stable than IBr. अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोरीन प्रोवाइड्स द लार्ज वैरायटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स अमंग हैलोजन Y. फ्लोरीन है ज़्यादा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की वैरायटी प्रोवाइड करता है, इसके ज़्यादा कंपाउंड्स नोन है। रीज़न क्या है, क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, छोटा सा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज़्यादा है, तो वही लिखोगे ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल्सो बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन देखो, वाई क्लोरीन एटम ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर। अगर आपने क्लोरीन वाटर को ऐसे का ऐसे रख दिया तो येलो कलर की जो प्रॉपर्टी है आपके पास कलर, उसको लूज कर देता है इस प्रॉपर्टी को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है, जैसे ही आप इसको स्टैंडिंग में रखते हो HCl और HOCl आपके पास बन जाता है, इसी वजह से येलो कलर है वो भी लूज कर देता है ये। अगला क्वेश्चन देखो, वाई द क्लोरीन वाटर एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द ब्लीचिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों है, ब्लीचिंग एजेंट है क्यों है। देखो ब्लीचिंग एजेंट हमेशा, क्लोरीन के अंदर आपने वाटर को डाला, आपके पास HCl प्लस HOCl आपके पास बन रहा है, अभी अभी हमने बात की थी, और ये डिसोसिएट करके आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl के अंदर कन्वर्ट होगा और प्लस में आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, अनस्टेबल है हाइपोक्लोरस, इसीलिए टूटकर किसमें आपके पास बन गया, HCl और आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट हो गया। और इस नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही आपके पास क्या होता है कि ब्लीचिंग जैसी प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो भी आपकी इस ऑक्सीजन की वजह से ही शो होती है। आप क्या लिखोगे, द क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म द हाइपोक्लोरस एसिड विच इज अनस्टेबल एंड इट डिकम्पोजेज इनटू द नेसेंट oxygen and this nascent oxygen is responsible for oxidizing and bleaching properties of the chlorine. अगला क्वेश्चन देखो, why the chlorine action of why the bleaching action of the chlorine water is permanent. परमानेंट क्यों है ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था, Cl2 है, इसका ब्लीचिंग एक्शन है परमानेंट होता है, जबकि SO2 का ब्लीचिंग एक्शन है वो आपके पास क्या होता है, टेम्परेरी होता है। Cl2 का क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग आपके पास है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। और SO2 के अंदर क्या होता है, रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग को शो करता है, इसीलिए वो टेम्परेरी होता है। याद रखना, ऑक्सीडेशन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, why the HCl reacts with finely powdered iron it forms the ferrous chloride and not ferric chloride। ये कह रहा है कि अगर मैंने HCl को आयरन के साथ मिक्स किया पाउडर फॉर्म के साथ, तो ये फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता। फेरस का मतलब क्या है कि जो आपके पास आयरन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर चार्ज कैसा है आपके पास, +2 आपके पास चार्ज है।
ठीक है, फ्लोरीन है, सॉरी आयरन आपके पास है, आयरन के ऊपर चार्ज है, वो आपके पास कैसा होगा, +2 होगा। +2 को हम बोलते हैं फेरस, और अगर +3 होता है तब हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, वो आपके पास लिबरेट हो जाती है, और ये हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन की वजह से ही आपके पास क्या होता है, फेरस आयन बनता है, ना कि फेरिक आयन बनता है। आप रिएक्शन बताओगे, आगे लिखोगे, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। नेम 2 poisonous reaction gases which can be prepared from the क्लोरीन गैस। कौन कौन सी है, फॉस्जीन है, COCl2, टीयर गैस आपके पास है, मस्टर्ड गैस आपके पास है। कोई भी 2 का एग्जाम्पल आपको देना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है 1 मार्क के अंदर। राइट 2 यूजेस ऑफ ClO2। ClO2 के 2 यूजेस आपको बताने हैं। इट यूज्ड एज द ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की 1 मोल आपने लिया तो पहले ClF बनेगा, और अगर मैंने एक्सिस के अंदर फ्लोरीन को ऐड करा दिया तो ClF3 आपके पास बनेगा। याद रखना, 1 मोल डाला, इक्वल मोल डाले, ClF बनेगा। अगर 3 मोल मतलब फ्लोरीन को अगर एक्सिस में डाल दिया क्लोरीन में तो आपके पास ClF3 आपके पास बनेगा। सेम वे में I2 के अंदर अगर मैंने Cl2 को डाला, ठीक है, इक्वल मोलर में डाला तो ICl आपके पास बनेगा, और अगर मैंने क्लोरीन को एक्सिस में डाल दिया तो ICl3 आपके पास बनेगा। सेम में अगर ब्रोमीन के अंदर आपने 3 मोल आपने F2 के डाले तो आपके पास BrF3 बनेगा, और अगर एक्सिस में डाल दिया 5 मोल डाले तब आपके पास BrF5 बनेगा। इसके बाद देखो अगली 2 रिएक्शन है, Cl2 की प्रिपरेशन है। नॉर्मली हम इसको KMnO4 वाले टॉपिक से भी पढ़ते हैं, जो कि डी ब्लॉक से इस बार आपका हट चुका है सिलेबस से, लेकिन Cl2 की प्रिपरेशन है, इसीलिए दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज ऑक्साइड आपके पास है, अगर आपने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो MnCl2 प्लस वाटर तो बनेगा, साथ में क्या है, क्लोरीन आपके पास बनेगी। ऐसे ही अगर पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर आपने HCl को पास किया तो MnCl2 वाटर बनेगा, KCl आपके पास साइड में निकलेगा, साथ के साथ क्या है, क्लोरीन की प्रिपरेशन होगी आपके पास। इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट अगली रिएक्शंस हैं जो पेपर में कई बार आ चुकी हैं। अमोनिया, अगर आपने अमोनिया के अंदर अगर आपने क्लोरीन को एक्सिस में डाला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अमोनिया में एक्सिस में अगर आपने क्लोरीन को डाला तो NCl3 आपके पास बनेगा, साइड में HCl निकल जाएगा। और अगर क्लोरीन में एक्सिस में अमोनिया डाल दिया, अमोनिया एक्सिस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और अगर क्लोरीन एक्सिस में होगा तो NCl3 प्लस HCl आपके पास बनेगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार रिएक्शन आ चुकी है, कॉम्पिटिशन्स में भी आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NaOH के साथ। क्लोरीन की रिएक्शन अगर मैं कोल्ड या डाइल्यूट NaOH के साथ करती हूँ, क्लोरीन की रिएक्शन अगर मैंने डाइल्यूट NaOH के साथ या कोल्ड NaOH के साथ किया तो आपके पास क्या बनता है, NOCl आपके पास बनता है, साइड में सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, NaOCl आपके पास बनेगा। और अगर मैंने इसी क्लोरीन की रिएक्शन है हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करा दिया तो यहाँ पर NaClO3 आपके पास बनेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन देखो, फेरस सल्फेट आपके पास है, उसमें अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला प्लस में क्लोरीन डाला तो फेरस सल्फेट आपके फेरिक सल्फेट आपके पास बनेगा, HCl निकल जाएगा। Na2SO3 आपके पास है, क्लोरीन वाटर डाला, Na2SO4 सल्फेट सोडियम सल्फेट बनेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन भी कई बार आ चुकी है। SO2 के अंदर अगर आपने Cl2 और वाटर डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, HCl बाहर निकलेगा। I2 के अंदर Cl2 प्लस वाटर डाल दिया तो HiO3 बनेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। इन रिएक्शंस को जरूर करना, पेपर में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स हैं आपके पास, HOCl हाइपोक्लोरस है,
देखो जितने H होंगे उतने ही आपको OH बनाने हैं। एक H है तो एक OH बना दो, ठीक है। Cl आपका सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी के आपके पास 3 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। क्योंकि एक OH प्रेजेंट है तो आप क्या कह सकते हो कि हाइपोक्लोरस एसिड है, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, 1 आपके पास होती है। अगला देखो HClO2 आपके पास है, मैंने कहा था जितने H होंगे उतने ही OH बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, एक OH को बना दो। एक OH बनाया, एक ऑक्सीजन बच गया, उस ऑक्सीजन को एज अ डबल बॉन्ड जोड़ो, ठीक है। क्लोरीन है, सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी बचेंगे क्या, लोन पेयर आपके पास, उसको लोन पेयर के वे में दिखा दो। आगे ही HClO3 है आपके पास। HClO3 के अंदर देखो एक H है, फिर से एक OH आपको बनाना है, 2 ऑक्सीजन बच गए, दोनों को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो और एक आपके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। पर क्लोरिक के अंदर क्या होगा, एक H है, एक OH बनाओगे, 3 ऑक्सीजन जो बचेंगे तो तीनों ऑक्सीजन एज अ डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होंगे। सबकी टेट्राहेड्रल आपके पास स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है। आपको स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स पे आपको ध्यान देना है। अगले देखो दोनों स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, ClF3 का एग्जाम्पल है। ClF3 आपके पास बैंट टी शेप होती है, टी शेप है। देखो ये टी शेप कभी भी एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती, मतलब ये जो आपके पास एंगल है वो पूरा 180 या 90 का नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, ये हमेशा थोड़ा सा ऐसे होता है, ये वाली टी शेप होती है ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और आपको पता है वेस्पर थ्योरी कहती है लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा है यहां पर, और उसके बाद क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है। तो इसीलिए ये एग्जैक्ट टी नहीं होता, लेकिन इस शेप को हम क्या कहते हैं, टी शेप ही बोलते हैं। ClF3 है, टी शेप आपके पास होती है। इमोजी भी अच्छी बनी है। अगला देखो BrF5 है। BrF5 की जो ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल रहेगी, ठीक है। आपके पास एक क्या रहेगा, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन आपके पास हैं ग्रुप 17 के इम्पॉर्टेंट, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगले लेक्चर में ग्रुप 18 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।